हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी के सेशन के अंतर्गत हम शेड्यूल्स पे बात करेंगे। और ये शेड्यूल्स मैं इस लेवल पे जाके कंप्लीट करवाऊंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ नोट प्राप्त करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैं कमेंट में या फिर वीडियो के साथ अटैच कर। ओके। और मैं दावा करता हूँ कि इससे बेहतर आपने कहीं पेड में भी नहीं पढ़ा होगा। एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो अनुसूचियां, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। और इन 8 में सारी की सारी बातें आज़ादी तक रखी गई। आज़ादी मतलब ये 8 कब तक थी? 1950 तक। मतलब संविधान बना और उसके बाद 8 अनुसूचियां ऐड हो गई उसमें। 8 अनुसूचियों में जो है मेन मेन बातें उस टाइम की डाली गई। उसके बाद जरूरत पड़ी कि हमें 4 अनुसूचियां और जोड़नी पड़ेंगी। इसकी वजह से संशोधन किया गया। अच्छा, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखी गई है। और खासकर जब अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है तो वो 368 के ही उससे होता है। सामान्य मत से नहीं होता है, साधारण बहुमत से नहीं होता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 368 के अंतर्गत संशोधन किया गया और उसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई समय समय पर। ठीक है। तो इसकी जो पहली अनुसूची है उसमें हम बात करते हैं संघ व राज्य क्षेत्र की। अब यहां बात आती है कि एक संघ और राज्य क्षेत्र हम पढ़ते हैं अनुसूची में, एक हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 में। तो अब दोनों, और एक पढ़ते हैं पार्ट 1 में। तो अब इन तीनों में से किसको हम प्राथमिकता दें? कौन, मतलब क्या है ये चीज, बार बार एक ही चीज क्यों कही जा रही है? तो एक बात मेरे दोस्त याद रखना कि जितनी चीजें अनुसूची में बताई गई हैं वो सिर्फ फॉर्मेट है। राज्य एवं संघ की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे राज्यों की सूची है कि भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, क्या है, यहाँ पे राज्यों की सूची है। और यूटीज की भी सूची मिलती है इसमें, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ शासित प्रदेशों की सूची मिलती है। तो अनुसूची एक क्या कहती है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में जानकारी देती है। हम आते हैं अनुसूची 2 पे। देखो, ज्यादा टाइम लेने की क्यों आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इतनी चीजें करवा दी हैं, इतनी चीजें करवा दी हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में काम में आएगा। ठीक है। तो अनुसूची 2 में क्या है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो पेंशन जो सबको पता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। भत्ते क्या हैं? जब हम वर्किंग होते हैं उस टाइम पे जो मिलते हैं अलाउंसेस के रूप में, वो हैं। और वेतन तो जो मिलता है वो तो है ही। तो इसमें किन की, मतलब किन लोगों की बात की गई है, किन पदाधिकारियों की बात की गई है कि उनको वेतन भत्ते मिलेंगे? तो उसमें राष्ट्रपति जी आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर आते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद के चेयरमैन आते हैं। अच्छा, खास बात अब यहाँ पे है, छोटी छोटी चीजें क्लियर करता चल रहा हूं मैं, कि जैसे लोकसभा और विधानसभा में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं स्पीकर। और राज्यसभा और विधान परिषद में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन मतलब सभासद होते हैं। ठीक है, सभासद होते हैं। और यहाँ पे कौन होते हैं? लोकसभा और विधानसभा में तो यहाँ पे होते हैं सभासद, क्या तो ये सभापति, सॉरी सभापति। ठीक है। और यहाँ पे स्पीकर होते हैं। अब उसके बाद अनुसूची 2 पे चलते हैं। अनुसूची 2 में शपथ के बारे में बात की। अच्छा, अभी तक लोग पढ़ते थे कि उनसे पूछो भाई अनुसूची 2 में क्या है, तो उनका कहना होता अनुसूची 2 में शपथ, बस एक वर्ड याद कर लिया। फिर कहते हैं एग्जाम में नंबर नहीं आते। एक ये है ना टर्म की जीएस मतलब तुक्का, फंस गई तो फंस गई, पढ़ के चले गए, फंस गई तो कर दिया। भाई आप जब टॉपिक क्लियर करके जाओगे तो कहाँ से आ जाएगा अलग से? अगर याद नहीं है तो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस में कमी है। तो शपथ का मतलब, इसमें अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान जो होते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञान भी होते हैं, शपथ की तरह होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। प्रतिज्ञा ली जाती है, ओथ सेरेमनी होती है, वो सब उसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है। उनके क्या है, फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट क्या होते हैं? अब चूंकि आप इतने अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करें तो फॉर्मेट के बारे में पता होगा कि यहाँ पे क्या लिखा होगा और क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। उसके बाद फिर यहाँ क्या क्या लिखा होगा, फिर यहाँ पे क्या थैंक यू लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। क्या होते हैं? शपथ और उसके फॉर्मेट होते हैं। शपथ नहीं होती है इस तरह, तो फिर राष्ट्रपति की शपथ क्या नहीं मिलती? राष्ट्रपति शपथ लेगा किसके अंतर्गत? आर्टिकल 60 के अंतर्गत लेगा। वाइस प्रेसिडेंट किस में लेगा? आर्टिकल 69 के अंतर्गत लेगा। मिनिस्टर्स किस में लेंगे? आर्टिकल 74 और 176। क्यों 176 कहां पे लेंगे?
164 कहाँ पे लेंगे, सीएम वगैरह जो होते हैं वो लेंगे वहां पे। एमपी और एमएलए कहाँ पे लेंगे, वो आर्टिकल 99 और 188 और शेड्यूल 3 के अंतर्गत में आते हैं। जजेस कहाँ पे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, वो आर्टिकल 124 और 219 में आता है। सुप्रीम कोर्ट 124, 219 हाई कोर्ट, ठीक है। एमपीज 99 एंड एमएलएज 188 में लेंगे। इसी तरह सबका है, मैं ये पीडीएफ क्लियर करके दूंगा, इस पे लिखा कुछ नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखा मिलेगा आपको। और सीएजी महोदय आते हैं, सीएजी महोदय मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो किस में आते हैं, 148 में आते हैं। तो इनकी जो शपथ है, शपथ का प्रावधान कहाँ पे है, मैं लिख दे रहा हूं कि शपथ का प्रावधान, कि शपथ लेंगे, शपथ कैसे लेंगे, उसके बारे में कैसे लेंगे, कौन दिलाएगा, ये सारी जानकारी, शपथ कौन दिलाएगा, कौन, कैसे, ये सारी जानकारी कहां पे है, वो आर्टिकल्स में होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉर्मेट की बात की जा रही है, ठीक है। तो फॉर्मेट जो होगा वो इसमें होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं अनुसूची 4 की तरफ। अनुसूची 4 सबको याद है, बड़े अच्छे तरीके से याद है। क्या है अनुसूची 4 में, इसमें है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन। आवंटन का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, यूपी है, इस तरह एमपी है, बिहार है, ठीक है, और बिहार के बाद केरल भी है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चले गए अरुणाचल प्रदेश है ना, असम है, ठीक है। तो अब चूंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा, और प्रतिनिधित्व कितने पे होता है, 10 लाख पर प्रतिनिधित्व होता है। तो सीधी सी बात है कि जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सीटें होंगी। तो किस स्टेट को कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसके बारे में जानकारी मिलती है इस अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। इसकी वजह, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि केरला में सीटें जो हैं कितनी हैं और यूपी में सीटें कितनी हैं, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो इन सीटों के बारे में कहाँ कितनी सीटें हैं उनकी जानकारी आप ले लो। वो जानकारी लेने का मतलब ये है कि जहाँ 4-4 वाले पेयर बनते हो 5-6 स्टेट के, उनको अलग कर लो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते हो वहाँ का अलग कर लो। इस तरह पूरी सीटें तैयार कर लो आप, 2-2 3-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। जीएस मतलब रिवीजन, जीएस मतलब रटना नहीं, जीएस मतलब मल्टीपल रिवीजन। अब आते हैं हम अनुसूची 5 के अंतर्गत, ठीक है। अनुसूची 5 किसके बारे में बात करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और किसके बारे में बात करती है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जनजातियां कहते हैं। और उसके अलावा शेड्यूल्ड एरिया मतलब जन, मतलब क्या होगा इसमें, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करती है, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़कर, ठीक है। तो ये याद रखना, जो अनुसूची 5 है उसमें नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसमें इन 4 राज्यों से कोई मतलब नहीं है। इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अनुसूची 6 में पढ़ेंगे। और छोड़ा क्यों जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये जो एरिया है ये वाला शेड्यूल्ड एरिया आता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अनुसूची 5 के अंतर्गत हम किनके बारे में पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अनुसूची 5 के अंतर्गत। और इसमें क्या है, अब चूंकि बात आती है, मैंने पहले ही वादा किया कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो इस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा कि उससे बाहर कुछ आने वाला है ही नहीं। तो पहला जो हम पढ़ते हैं कि इन 4 स्टेट्स को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के बाकी जितने शेड्यूल्ड एरिया हैं वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वहाँ के शेड्यूल्ड कंडीशंस जो हैं पिछड़ी हुई, उनके लिए काम होंगे। तो उनके लिए काम कैसे होंगे, तो वहाँ के लिए क्या है, इसमें गवर्नर की पावर जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गवर्नर इन क्षेत्रों के लिए स्पेशल रेगुलेशंस बना सकता है। पहली बात क्या याद रखनी है कि गवर्नर यहाँ का पूरा आला मालिक होता है पूरे तरीके से। तो गवर्नर नियम बनाएगा यहाँ के क्षेत्रों के लिए, क्या रहेगा, वो किसी लॉ को लागू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या रोक सकता है। मतलब स्टेट लॉ भी यहाँ सीधे लागू नहीं होते हैं। कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अभी मैं ये सूची भी आपको दे दूंगा कि वो शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके कौन से हैं। जैसे झारखंड वगैरह आते हैं, ये भी तो शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल एरिया में आते हैं। लेकिन यही याद करने का तरीका है कि अनुसूची 5 में कौन से स्टेट्स आते हैं। वो स्टेट्स आते हैं जो सबसे आसान तरीका कि जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा तो है नहीं नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश भी आता है,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये जरूर याद कर सकते हो कि यार झारखंड वगैरह भी आते हैं। तो कुल मिला के वहां से हम अनुसूची 5 के बारे में बात करते हैं। और वहां के बारे में नियम कानून कौन बनाता है? वहां के बारे में नियम कानून बनाता है गवर्नर, वहां का जो होता है वो बनाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, यहां पे एक होती है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल भी होती है। खास बात यह है, ये ट्राइब्स जो एडवाइजरी काउंसिल है, इसका गठन कौन करता है? इसका गठन करवाते हैं गवर्नर महोदय। कैसे? एसटी पॉपुलेशन ज्यादा हो, जहां एसटी पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे मेंबर मोस्टली एसटी एमएलएज ही होते हैं। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब वाले। और गवर्नर को एडवाइस देना ट्राइबल वेलफेयर पर, मतलब इस जो टीएसी होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होती है, ये काम क्या करती है? ये देती है एडवाइस। अच्छा, एडवाइस तो देती है। अब बात आती है कि इस काउंसिल में कितने लोग होते हैं? तो इसमें 30 लोग होते हैं, लगभग 30 लोग होते हैं। ठीक है, और जिनमें से 4 या कुछ अन्य सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? मनोनीत करता है राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर। ठीक है, वो मनोनीत करते। फिर इसमें 2 बातें हुई। पहली बात क्या हुई? पहली बात हुई गवर्नर की पावर यहाँ पे क्या होती है? सर्वे सर्वा होती है पावर। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ एक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल होती है जो गवर्नर को सलाह देती है किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, किसी भी काम पे। तीसरी बात यहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट का कंट्रोल कितना रहता है? प्रेसिडेंट का कंट्रोल देखो दोस्त इतना रहता है कि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है, और प्रेसिडेंट ही बताता है कि किस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में रखना है, किसको नहीं रखना है। तो कुल मिला के अभी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा, तब तक आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और जो गवर्नर का काम होता है, तो 2 काम होते हैं। पहला काम मैंने क्या गिनाया? पहला काम होता है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा काम क्या होता है? गवर्नर हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है कि उस एरिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जिन राज्यों की बात करता है उसमें क्या है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर कोई है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अभी मैंने बोला कि मैं इनके बारे में, देखो याद करने का तरीका क्या है? पहला स्टेप क्या है? यहाँ जो शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, इनके बारे में इनको डिक्लेयर कौन करेगा? इनको डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको डिक्लेयर करेगा। उसके बाद अब यहाँ का काम धंधा कौन करेगा? भाई कोई एरिया हमने शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया, अब वहां का काम धंधा कौन करेगा? वहां का करेगा काम धंधा गवर्नर महोदय करेंगे। ठीक है, वहां का सर्वे सर्वा कौन होगा? गवर्नर होगा। अब सीधी सी बात, गवर्नर जो है वो अकेले तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए क्या होगा? एक होगी उसके लिए एडवाइजरी कमेटी होगी। ठीक है, एक संगठन, एक समिति होगी। वो समिति क्या होगी? वो समिति उस एरिया के लोगों से बाहुल्य होगी, मतलब वहां के जनजातीय लोगों से बाहुल्य होगी। ठीक है, वो जो है यहाँ के काम करवाने के लिए गवर्नर को सलाह देगी। उसके अलावा गवर्नर वहां के सारे नियम विनियम बनाएगा, और वो क्या करेगा कि वो राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति से सीधे संपर्क में रहेगा। तो ये अनुसूची 5 हो गई। उसके बाद अनुसूची 6 में आते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज पे बात की गई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज पे बात की गई है। और क्योंकि ये स्वशासन की बात करता है, और स्वशासन किसका सपना था? स्वशासन सपना था गांधी जी का। उनका कहना था कि गांवों को उनके हाल पे छोड़ दो, वो अपने हिसाब से काम कर लेंगे। ठीक है, वहां पे स्वशासन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए शक्तियों का। तो अब क्या है कि यहाँ ट्राइब अपना खुद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाती हैं। अब इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या है? कहाँ की बात कर रहा है? पहली चीज तो ट्राइबल एरियाज। और ट्राइबल एरिया कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये देखो मैंने क्या बोला था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ की बात की गई है अनुसूची 6 में। अब 6 में क्या, किन किन राज्यों में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है। 4 राज्य हैं। ठीक है, मेन फीचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ एडीसी होती है, ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, जिला स्तरीय कमेटी होती है, और ये काउंसिल अपने लॉज बना सकती है, कोर्ट चला सकती है, और टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको जरूर क्लियर कर लेना एक बार कि ये क्या क्या करती है। ये अपने लॉ बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। कौन बना सकती है?
ये कमेटी जो है ऑटोनोमियस एडीसी जो काउंसिल है, ये क्या कर सकती है, जिला स्तरीय होती है। पहली बात तो जो ट्राइबल एरिया घोषित किए जाते हैं वो जिले के हिसाब से घोषित किए जाते हैं, ठीक है, किस एरिया में कितने ज्यादा ट्राइब्स रह रही हैं, कौन सा एरिया कितना ट्राइबल एरिया है, इसके हिसाब से तय किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे लॉ बनाने का काम जो है वो कौन करती है, एडीसी करती है। दूसरी बात, कोर्ट कौन चलाती है, एडीसी चलाती है। और क्या करती है, टैक्स कौन कलेक्ट करती है, एडीसी करती है। तो लोकल गवर्नमेंट का सपना हमें किसमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अनुसूची 6 के अंतर्गत, ठीक है। उस पावर्स क्या क्या है, एडीसी जमीन के रूल्स, जंगल, एग्रीकल्चर, ठीक है, शादी विवाह विच्छेद, इनसे गोद लेने का मामला जो भी आएगा, ये सारा कुछ जो होगा, सारी पावर्स एडीसी के पास होंगी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नर का क्या रोल है, मतलब इन 4 स्टेट्स में गवर्नर का क्या रोल है। यहाँ तो मेन रोल में हम देख रहे हैं कि एडीसी है, स्वशासन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई शासन करने वाला है ही नहीं। जो वहां के लोग हैं उन्हीं से एक 30 सदस्यीय 40 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, उससे जो है 30 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, उससे जो है लोग शासन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसे होने वाला है तो यहाँ पे गवर्नर का क्या रोल है। तो गवर्नर जो होता है, इस जो एडीसी होती है इसकी पावर को कंट्रोल करता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, उसके लिए एडीसी यहाँ पे काम करती है। अनुसूची 7 की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। 7 में आते हैं हम, 7 में क्या देखेंगे, इसमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। गांधी जी के सपने दिखाई दे रहे हैं इसमें कि भैया पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करो, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब संघीय सरकार, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोकतंत्रात्मक सरकार। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें 3 लिस्ट मिलती हैं। कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे काम करती है, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है। उसके बाद रक्षा क्षेत्र, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय मामले, करेंसी, मुद्रा की बात की जब की जा रही है, ठीक है, मुद्रा की बात की जा रही है। और स्टेट लिस्ट दूसरी होती है, इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, जिसमें पुलिस है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर है, मतलब जो लोक व्यवस्था है उसकी बात, और कृषि की बात की जाती है। अच्छा, कृषि की बात जो है यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको एक अमेंडमेंट देखने को मिलेगा कृषि का। अभी तक कृषि इसमें समझ लो कि स्टेट में ही है, वो अभी बदल जाएगा, ठीक है। वही कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या होती है, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जिनमें स्टेट और सेंट्रल दोनों काम करें, लेकिन खास बात, स्टेट अगर सेम कानून बनाती है और सेंट्रल बनाती है तो इसमें सेंट्रल के कानून को वो दिया जाएगा, प्रिविलेज मिलेगा। और इसमें आते कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। एक बात याद रखना, रक्षा हम देखते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है, इसमें भाई यूनियन के पास कौन कौन से मामले होंगे, ऐसे मामले होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो बड़े स्तर पे काम कर रहे होंगे। तो वहां पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े, जैसे रक्षा की बात आ गई, मुद्रा की बात आ गई, मतलब कि और उसके अलावा योजना कोई बड़ी बड़ी लेके आ रहे हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो जब हम उस स्तर की बात करते हैं तो वहां पे बात आ जाती है स्टेट, सॉरी, सेंट्रल लिस्ट की। जब हम देखते हैं किसी एक क्षेत्र की बात, जैसे रेलवे पुलिस है, ये किसी एक स्टेट की बात होती है। पब्लिक ऑर्डर कौन बनाएगा, ये बनाएंगे। एग्रीकल्चर कौन बनाएगा, ये बनाएंगे। अब जैसे स्कूल पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात आ रही है, तो भाई इस पे केंद्र भी काम करेगा, राज्य भी काम करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित बात आ रही है, केंद्र भी करेगा, राज्य भी करेगा, राज्य थोड़ा ज्यादा कर लेगा। बस यही बात है। तो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है। खास बात यह है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा विषय जो है किस सूची में आता है। तो आप क्वेश्चन तो मैं इतने करवा दूंगा कि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं, अवशिष्ट जिन्हें शक्तियां कहा जाता है, लिख देता हूं मैं, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं कि वो सेंट्रल को मिली होती। कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे अब इस टाइम पे अभी की बात कर लें, एआई की बात आ गई। अब एआई रेगुलेशन एक्ट कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बना के भाई। अब एआई तो जब बनी थी, ये सूचियां 7, अनुसूची 7, तब कहाँ इसका मामला था कुछ, ठीक है। तो इसमें एआई की बात कौन करेगा, उस सूची में आ गया, ये कौन बनाएगा, ये बनाएंगे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या आती है, महत्वपूर्ण बात ये आती है मेरे दोस्त कि यहां पे कौन सा संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में हम क्या देखते हैं कि कुछ विषय स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। और कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सारी चीजें।
ठीक, ये किसमें डाल दिए गए, कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अब अभी प्रेजेंट में जो है टोटल कितने विषय जो हैं वो समवर्ती सूची या स्टेट या कंकरेंट इसमें है। तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, जिसमें से 98 विषय यूनियन लिस्ट में हैं, 59 विषय स्टेट लिस्ट में हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। कहो तो लिख दूं, नहीं आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को हिंदी में इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली बार से स्लाइड हिंदी इंग्लिश में कर लूंगा या हिंदी में कर लूंगा। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट ऐसी चीजें टर्मिनोलॉजी यूज की है कि ये पॉलिटी है, थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी मैं खुद हिंदी में सहज रहता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हिंदी में कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गई प्रेजेंट में। लेकिन 1950 से पहले क्या था या 1950 तक क्या था कि इसमें 97 विषय थे, कहीं कहीं तो 100 भी बताते हैं लोग, लेकिन 97 विषय थे। उसके बाद स्टेट लिस्ट में 66 थे और फिर कितने हो गए 47। तो हम प्रेजेंट में देखें, अगर वर्तमान में अगर देखें और पहले देखें, पहले मतलब 1950 तक, ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्टेट, सेंट्रल और ये कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि अभी कितने हैं स्टेट लिस्ट में, पहले कितने, वर्तमान में कितने हैं 59। कंकरेंट उसमें कितने हैं, सेंट्रल देखो, सेंट्रल कंकरेंट सेम हो रहा है ना, यूनियन कर देते हैं इसको, यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो यूनियन में कितने हैं 98 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट में कितने हैं 52 सब्जेक्ट हैं। इसी तरह इसमें स्टेट्स में कितने हैं, इसमें 66 सब्जेक्ट हैं और यूनियन में कितने हैं, यूनियन में है टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, यानी कि एक कम हुआ इससे। और कंकरेंट लिस्ट में कितने 47 हो गए, इसमें कितने कम हुए 7 5 12 5 कम हो गए और इसमें कितने कम हो गए लगभग 6 3 एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो ये पहले की बात थी, ये कम हुए हैं, ये कम हुए हैं, ऊपर की तरफ जाएगा यारो, ठीक है, ये कम हुए हैं, ये कम हुए, 66 से हो गए 59, 97 से ये बढ़ गया 98 हो गए, 47 हो गए 52। समवर्ती सूची पे ज्यादा काम किया जाएगा। अब बात आते हैं अनुसूची 8 पे। देखो भाई, ये याद करना, अब यहां से तुमको मजा आना चालू होगा, ठीक है, रियल मजे वाली जगह मिली है आपको। इसमें भारत में, इसमें क्या है, इसमें भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, ठीक है। अभी कितनी भाषाएं हैं, अभी टोटल हैं 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं 22 भाषाएं। और पहले कितनी थी, पहले थी टोटल, शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत यानी 1950 में सिर्फ कितनी थी 14 भाषाएं थी इसमें, ठीक है, 1950 में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कब कब जुड़ी, तो भाई बढ़ी तभी तो हुई भाई, 14 से 22 भाषाएं हुई तो लगभग 12 अमेंडमेंट हुए होंगे। तो सिंधी भाषा को 1967 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के, सॉरी 21st संविधान संशोधन के बारे में, 21st संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये 14वीं भाषा थी, ठीक है, उसके 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1992 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या करता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN को जोड़ता है। उसके बाद 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2003 में, और खास बात यह है कि ये 2003 का अमेंडमेंट लागू कब होता है 2004 में। ये चीज याद रखना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको जोड़ा गया। तो कैसे याद करोगे, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1967 में हुआ। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1992 में, 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। फिर 2003 में एक अमेंडमेंट होता है, कौन सा होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब उसके बाद फिर आते हैं हम अनुसूची 9 पे आते हैं, ठीक है, अनुसूची 8 हो गई, अनुसूची 9 पे आते हैं। देखो ये अनुसूची 9 जो है, मैं दावा करता हूं किसी भी टीचर ने इसके बारे में क्लियर नहीं बताया हो, और मैं ये भी दावा करता हूं कि मुझसे बेहतर शायद ही किसी ने बताया हो। भाई देखो सीधी सी बात, इसमें कोई वो बात नहीं, मैंने रिसर्च किया टॉपिक्स पे, और मैंने इसको इतना इजी बना के रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ, कभी भूलोगे नहीं। पहली बात तो अनुसूची 9 में जो लोग कहते हैं क्या है, पूछो क्या है, बोले भैया अनुसूची 9 में हमने तो पढ़ा था कि वो भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार के बारे में बात करता है, ठीक है। अरे भाई भूमि सुधार तो उसमें एक डाला गया कि भाई ये भूमि सुधार है, उसके अलावा तमाम चीजें उसमें।
तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण, विधिमानकरण मतलब अब देखो क्या है, इसमें वो कानून रखे जाते हैं जिन कानूनों पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। अब क्यों बनाई गई भाई, क्यों बनाई गई? जमीन सुधार से जो भूमि सुधार की बात कर रहे थे ना, उसके लॉ को कोर्ट में बार बार स्ट्राइक किया जा रहा था। अच्छा, जमीन सुधार कौन सा? जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, जिसमें हम जमीन जो है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन केस वगैरह सब रहते हैं, उनसे संबंधित रहता है। तो जब ये किए जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि कोर्ट परेशान हो रहा था बार बार, वो करे तो क्या करे। अब भाई सबका अपना अपना अधिकार है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो उस टाइम पे प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और क्या किया गया, 1951 में शेड्यूल 9 ऐड की गई। तो ये शेड्यूल 9 कब ऐड की गई? 1951 में ऐड की गई, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्या था, अब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। पहला स्टेप क्या है कि डीपीएसपी गोल को प्राप्त करने के लिए, डीपीएसपी गोल क्या है कि संसाधनों का समान वितरण किया जाएगा, संसाधनों तक सबकी पहुंच की जाएगी। इस गोल को प्राप्त करने के लिए संशोधन किया गया 1951 में। अब क्या है कि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो इसके भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी थे। अब उनमें क्या था कि दो चीजें थी, उन डीपीएसपी में दो चीजें थी। एक क्या रही, 39B और 39C, जिसमें समान वितरण और वेल्थ कंसंट्रेशन को कम करने की बात की गई। ठीक है, मतलब जो वेल्थ का केंद्रीकरण है उसको कम किया जाए, कुछ ही लोगों के पास सारी की सारी संपत्ति ना रही जाए। फिर प्रॉब्लम क्या आई कि जब सरकार जो है इन चीजों को समान वितरण और वेल्थ का जो विकेंद्रीकरण करने का प्रयास कर रही थी, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स पड़े हुए थे। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट पैदा होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। तो 1950 में लैंड रिफॉर्म लॉ बने, और कोर्ट ने कई लॉ फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 31, जिसमें कहा गया राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार के कारण, खत्म कर दिए। क्या कर दिए? स्ट्राइक डाउन कर दिया, उनको खत्म कर दिया, शून्य कर दिया कि भाई नहीं, आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप संसद में कानून लेके आओ, उसके बाद आप जो करना हो वो करो। तो भैया सरकार तो सरकार ठहरी, वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम की। ठीक है, बुद्धिजीवी लोगों का एक संगठन, जिसमें क्या था कि सॉल्यूशन निकाला गया कि उसमें अनुसूची 9 जोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि बार बार ये कोर्ट जो यही कहता था, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है कि संपत्ति का अधिकार है सबको, संपत्ति सब लोग रख सकते हैं। तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि अनुसूची 9 ऐड कर दी गई। देखो मैंने पहले बात बताई। ठीक है, अब 1951 में जब अनुसूची 9 ऐड कर दी गई, तो लैंड रिफॉर्म लॉ जो थे वो जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, भूमि सुधार संबंधित कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, अब क्या होता है कि डीपीएसपी को स्ट्रॉन्ग करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो 1971 में 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से, अब चूंकि सरकार तो सरकार ठहरी, सरकार वो भी अब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा जी डिक्टेटरशिप में आने वाली थी, मैं नहीं कहूंगा डिक्टेटरशिप, लेकिन एक था कि अब तो कोर्ट मान ही रही है, अब तो हम पूरा पूरा संशोधन करेंगे। हालांकि वैसी परिस्थितियां थी कि संविधान सिर्फ रूल्स बना के उस टाइम पे दे दिए गए थे, जिनको धरातल पे उतारने के लिए संशोधन तो आवश्यक ही थे। इसीलिए संशोधन नामक का एक 368 में उसका प्रावधान किया गया। और B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अगर संविधान जीवित रखना है तो उसमें संशोधन होने चाहिए। क्यों संशोधन होने चाहिए? परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन होने चाहिए। अब यहां क्या हुआ कि 31C ऐड किया गया। ठीक है, 1971 में 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31C ऐड किया गया। 31 के साथ साथ 31C ऐड किया गया, जिसमें क्या गया, 39B और 39C को लागू करने वाले लॉ, ठीक है, जो लागू करेंगे उनको फंडामेंटल राइट्स पर प्रायोरिटी दी जाएगी। बस यही गड़बड़ हो गया मामला कि भाई आप व्यक्तियों के मूल अधिकारों से नहीं खेल सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जब इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 31C में इन्होंने क्या लिखा कि आर्टिकल 31C के अंतर्गत जो कानून आर्टिकल 31C के अंतर्गत इन्होंने लिखा कि 39B और 39C में जो भी कानून बनेंगे, जो भी कानून होंगे, ठीक है, उन पर क्या होगा, उन पर फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये कि एक तो 31 वाली जो बात आ रही थी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सीधे सीधे। दूसरी बात क्या हुई कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 19 पर, 14 क्या है समानता का अधिकार, 19 क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आपने कह दिया हमें तो भाई स्वतंत्रता है, संपत्ति के बारे में हम तो वही करेंगे जाके, तो संपत्ति के बारे में बात ही की गई। तो कुल मिला के ये तीन चीजें जो है ये बंटाधार कर रही थी सरकार का, जो सरकार का अच्छा सपना था उसको पूरा नहीं होने दे रही थी। तो अब क्या किया जाए, अब बात आती है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट लिमिट लगाता है। क्यों लिमिट लगाता है, कब लिमिट लगाता है? पहले जो 1971 में आया 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से, क्या आया, आर्टिकल 31C आया, याद कर लीजिए। 24 अप्रैल 1973, जस्ट 2 साल बाद केशवानंद भारती केस हो जाता है। भैया ये केस हमारे पूरे संविधान का मील का पत्थर है, जो भी कुछ हुआ केशवानंद भारती केस में कह डाला गया। अब क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आ गया, मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत आ गया। अब इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं हो सकती है। संसद कार्य करेगी लेकिन संसद सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च जनता, और जनता के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि 24 अप्रैल 1973, याद कर लीजिए, जीवन बदलने वाला है यहां से, कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जितने कानून हैं उनको तो ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद वाले आएंगे। तो इसके पहले के कानूनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बाद के कानूनों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तो इसमें सिर्फ बात की गई, अब अगली बात कहां आ जाती है, दूसरा केस याद करो। एक 1973 का हो गया केशवानंद भारती केस। अच्छा, इसकी तो पूरी डेट ही याद रखो, 24 अप्रैल, ये हर जगह काम आएगा, पूरी पॉलिटी में भी लास्ट तक। अब उसके बाद होता है 2007, अभी कुछ साल पहले की बात है, IR कोल्ह्यू केस आ गया तमिलनाडु के खिलाफ। उसमें क्या हुआ कि शेड्यूल नंबर जो 9 है, कि लॉ को चेक होंगे, जो इसमें लॉ बने उनको चेक किया जा सकता है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट हुआ तो लॉ जो है उसमें वो इनवायलेट घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि शेड्यूल जो 9 है, अनुसूची 9 को सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण किया जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है, मतलब चेक किया जा सकता है। ठीक है, इसको चेक किया जा सकता है, इस पे केस किए जा सकते हैं, इसको जुडिशियल रिव्यू में रखा जा सकता है, यह छूटा नहीं है। फिर 1971 में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि 31 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 1973 में, अभी याद करने का ये 1973 में क्या हुआ कि आया 31C। 1973 में क्या हुआ, लिमिट लग गई। 1976 में क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 31 से एक्सपेंड किया गया, जिसको 39 से 39 भी नहीं दिया गया, पार्ट प्रायोरिटी दी गई। 1980 में मिनर्वा मिल केस आता है, जिसमें कोर्ट कहता है कि 42वें संविधान संशोधन का ये एक्सेप्शन है, इनवाइलिड एक्सपेंशन है, इसलिए इनवाइलिड घोषित होता है। 31C सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C तक लिमिट रहेगा। समझ में आई बात? अब उसके बाद क्या आता है, हम लोग अनुसूची 10 में कूदते हैं, बड़े मोहब्बत से चले आए यहाँ तक। कब ऐड की गई, 52वें संविधान संशोधन 1985। देखो ये संविधान संशोधन एक लिख लेना, याद कर लेना, हमेशा काम आएंगे, 50 काम है इन संविधान संशोधन से। 52वां संविधान संशोधन 1985 पता नहीं कहाँ कहाँ पे काम आएगा। तो इसमें क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल कानून। क्या आता है, दल बदल कानून आता है। अभी देखना है इसमें, मतलब धज्जियां उड़ा देंगे पूरे कानून की, मतलब किस हिसाब से पढ़ा है आप खुद देखोगे कि दल बदल कब माना जाएगा। वॉलेंट्री पार्टी छोड़ देना, जिस पार्टी से आप आए हो अगर वो आप छोड़ देते हो तो दल बदल माना जाएगा। MP या MLA अपनी पार्टी छोड़ दे तब माना जाएगा। उसके बाद है कि व्हिप जो होता है, व्हिप मतलब कौन, व्हिप के बारे में अभी ये शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। व्हिप जो होता है वो पार्टी का नेता होता है, पार्टी का नेता जो होता है व्हिप बनाया जाता है। और व्हिप कहता है कि इस पार्टी को वोट, पार्टी ने इस पक्ष में वोट दिया, इस पे वोट दो तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर आपने वोट नहीं दी तो आप जो है पार्टी के विमुख हो जाएंगे और आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत दल बदल मान लिया जाएगा। आपने दल बदल दिया, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, निर्दलीय मेंबर हैं, वो
फुकरे देखी ना निर्दलीय, वैसा वाला। तो निर्दलीय मेंबर हैं, तो इसमें इलेक्शन जो है आपने इंडिपेंडेंट जीता, लेकिन बाद में आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी आपने क्या किया, अपना दल छोड़ दिया। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपका वो भी तो एक दल है, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो दो आधार हो गए, तीन आधार हो गए। एक क्या हो गया, अपनी पार्टी छोड़ देना, ठीक है, एमपी एमएलए द्वारा। दूसरा क्या, व्हिप की बात ना मानना। तीसरा क्या है कि इंडिपेंडेंट पार्टी से जीते हो, बाद में किसी दूसरी पार्टी में चले गए। नॉमिनेटेड मेंबर हैं आप, और नॉमिनेटेड होने के बाद आप 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते हो कोई दूसरी। पहले ज्वाइन करो ना 6 महीने के बाद, आपको नॉमिनेशन मिला है, आपको तुरंत पार्टी ज्वाइन करो। बाद में ज्वाइन करते हो तो आप हटा दिए जाओ। उसके बाद क्या है कि जहां डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, मतलब ये 4 आधार हो गए डिस्क्वालिफिकेशन के। कौन कौन से, अगर आपने अपनी पार्टी छोड़ी है तो, आपने व्हिप का आदेश नहीं माना है तो, आपने निर्दलीय चुनाव जीता है और उसके बाद किसी पार्टी में चले गए तो, और आप अगर नॉमिनेटेड मेंबर हैं और 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है, ऐसे। अब कहां कहां पे नहीं होगा, अगर आपने मर्जर कर लिया, क्या कर लिया, विलय कर लिया। विलय किस चीज का, पार्टी का। मान लो किसी पार्टी के 2/3 मेंबर हैं, वो पार्टी छोड़कर किसी कोई दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तो वो पार्टी ही अलग मानी जाएगी, इसलिए उसका जो है क्या नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। किसके आधार पे, दल बदल के आधार पर नहीं होगा। लेकिन ये व्यवस्था जो है ये पहले नहीं थी, ये पहले। अच्छा, खास बात एक और ध्यान कर लो, खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप दल बदल कानून के आधार पर हटाए जाते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय स्पीकर महोदय करेंगे, जो सभा के सदस्य, सॉरी अध्यक्ष या नेता होंगे, सॉरी नेता नहीं, वो क्या बोलते हैं, संचालक होंगे, वो करेंगे। अब पहले 1985 से लेके 2003 के बीच में, 1985 क्यों बोला जा रहा है, 1950 क्यों नहीं बोला, क्योंकि 1985 में तो आया है बाबूजी, 1985 में तो आया है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून जो 1985 है, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 सदस्य अलग होकर नया ग्रुप बना लें तो इसे विभाजन माना जाता है, और इस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। मतलब कितने, सिर्फ 1/3, ठीक है। लेकिन जैसे 100 एमएलए हैं, 100 में से 33 एमएलए अलग हो जाएं, 1/3 हो गया ना, तो ये कहा जाएगा कि दूसरी पार्टी नहीं है, ये ओरिजिनल पार्टी है, बाकी सारे अलग हैं। लेकिन भाई इसका तो फायदा उठाया जा रहा था, 100 में से सिर्फ 33, ये कोई बात हुई, 100 में सिर्फ 33 कोई बात नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया कि 100 में से 33 की जगह पे एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन में क्या कहा गया कि ऐसा है, 33 नहीं, 2/3 होंगे। कैसे, देखो कि एक केस आता है कि हो तो होलो हॉर्न केस आता 1992 में, जाचिली हु। स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। किस बात पे पॉसिबल है, इस बात पे पॉसिबल है कि जो यहाँ स्पीकर कहेगा ना कि ये भाई डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं है इसका, या दल बदल हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये है कि होतो होलोहान केस में कहा गया कि जुडिशियल, वो सॉरी, स्पीकर जो है ये निर्णय अगर ले रहा है कि भाई ये व्यक्ति दल बदल के आधार पर बाहर गया है, बाहर किया जाए, तो ये निर्णय आखिरी नहीं है। क्यों आखिरी नहीं, क्योंकि वो बायस हो सकता है स्पीकर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम लोग आज भी देखते हैं, गोवा का चुनाव ले लो, कहीं पे भी ले लो, स्पीकर बायस हो सकता है, कहीं पे भी बायस हो सकता है। आप तो संसद टीवी देखो, आपको पता चल जाएगा कि स्पीकर कितना बायस है। तो मतलब है नहीं, हो सकता है नहीं, बिल्कुल ये बात तो नहीं कह सकता कि बायस है। देखो कितने अच्छे स्पीकर महोदय हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है कि जो अभी मैंने बात बताई थोड़ी देर पहले कि 1/3 से ही सिर्फ हो जा रहा था, पार्टी अलग हो जा रही थी। तो 91 संविधान संशोधन 2003 में बात कही गई। कब, 1985 2003 तक क्या था, 1/3। कब से कब तक, 1985 से 2003 तक क्या था कि 1/3 मेंबर बाहर निकल जाए। लेकिन विभाजन होगा, ये क्या होगा, विभाजन, पार्टी विभाजित हुई। पार्टी विभाजित हुई तो 2 पार्टियां हैं लेकिन एक ही हैं, तो कैसे भाई उनको हटा सकते हैं। लेकिन 2003 में एक केस वो होता है, अमेंडमेंट होता है। कौन सा अमेंडमेंट होता है, 91st अमेंडमेंट होता है। और 91st अमेंडमेंट कहता है कि भाई देखो, अब 1/3 नहीं, अब 2/3, मतलब 50% से ऊपर जाना होगा, 60% से। तो जब आप उससे ऊपर जाओगे तभी तो। अच्छा, सीधी सी बात है, 1/3 में कैसा विभाजन, 100 लोग हैं और 100 लोगों में 33 अलग हो गए, तो एक पार्टी में फिर भी सदस्य ज्यादा है, तो इसको मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए। लेकिन नहीं, तब उस समय नहीं ध्यान दिया भाई, लोगों ने संशोधन की शक्ति अपनाई और उन्होंने क्या किया कि अब 50% करो, इसको 50% करोगे तो हो जाएगा।
तो कुल मिला के क्या होता है कि कौन से केस में, 2003 के केस में इनको अलग किया गया और कहा गया कि 1/3 की जगह पे 2/3 होंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई हमारी, क्लियर हो गई ना ये बात कि 2/3 1/3 सदस्य अलग होते हैं तो काम हो जाएगा वहां पे। और जो स्पीकर या चेयरमैन होगा, सभापति होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये डिस्क्वालीफाइड होते। लेकिन इस बात का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो मतलब अब इस जगह एक लाइन ऐड कर लेते हैं कि स्पीकर स्पीकर और कौन था, चेयरमैन महोदय थे, स्पीकर स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन, ये दोनों लोगों के जो निर्णय हैं, निर्णय फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है। इनका क्या है कि रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है, रिव्यू किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाता है भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन बनेगा जाके। क्वेश्चन क्या बनेगा जाके कि दल बदल के आधार पर निर्णय लिया जाने वाला स्पीकर का निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो वहां पे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए दल बदल के आधार पर, लेकिन हम लोग कहीं कहीं सुनते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकता है, गवर्नर जो है वो हटा सकते हैं, तो वो किस आधार पर डिस्क्वालीफाई करते हैं भाई? वहां तो कर रहा है सभापति, कर रहा है स्पीकर, कर रहे हैं, यहाँ पे कौन करेगा? तो ये इसके आधार पर नहीं करते हैं। किसके आधार पे? इसके आधार पे नहीं करते हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं करते हैं, अनुसूची 10 के अंतर्गत। ये किस पे करते हैं? एमपी या सांसद प्रेसिडेंट हटाता है, जो सांसद होते हैं उनको कौन हटाता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। कब? आर्टिकल 103 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है कि ये सांसद जो है हटाने वाला है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जो वार्ताएं हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, उसका आचरण शुद्ध नहीं है, चीजें शुद्ध नहीं है, तो सीधी बात उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन हटाएगा कब? इलेक्शन कमीशन से सलाह लेगा, एडवाइस लेगा कि भाई ये एमएलए है, इसको हमें एमपी है, इसको 103 के अंतर्गत हटाएं कि ना हटाएं, ये एमएलए है, इसको 192 के अंतर्गत हटाएं कि ना हटाएं, ये गवर्नर महोदय डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा कि एमपी को हटाने के लिए कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। किसकी सलाह पर डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन की जो मेन हेड होगा उसकी सलाह पर। और गवर्नर किसे हटाएगा? गवर्नर हटाएगा, गवर्नर महोदय हटाएंगे एमएलए को। कैसे हटाएंगे? 192 के अंतर्गत हटाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर। अच्छा, अब ये आता है कि भाई ये बताओ कि किस आधार पर ये दोनों लोग जो है हटाए दे रहे हैं एमपी एमएलए को। तो पहली चीज तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई ऐसा पद जो लाभ का पद है, उसके आधार पर। कोई सरकार के अंडर प्रॉफिट वाली जॉब करता है और वो ये भी कर रहा है, मतलब दो दो काम, कैसे भाई? अनसाउंड माइंड, कुछ ऐसा बोलते हैं जो सही नहीं है, और उसके अलावा क्या है कि कोई पागलपन, दिवालिया, इस तरह की समस्या आ जाए, कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो कि भाई ये सही इंसान नहीं है, दिवालिया हो गया हो, सिटीजनशिप का इशू, मतलब कुल मिला के ऐसी चीजें जिनके आधार पर वो चुना गया है, जिसके आधार पर उसने पर्चा दाखिल किया है, अगर वही चीजें सही नहीं है तो सीधी बात उसको हटा ही दिया जाएगा। तो पर्चा दाखिल करता है, जब हम कहते हैं नहीं, जब प्रधान जी पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, कुल मिला के चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनमें कुछ चीजें होती है, वार्ताएं होती हैं। अब वो चीजें तुम नहीं फॉलो कर रहे हो तो 103 में क्या करेगा? 103 के हिसाब से सांसद हटा देगा। कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। कैसे हटाएगा? इलेक्शन कमीशन की सलाह पे हटाएगा। 192 के अंतर्गत क्या है कि गवर्नर हटाएगा। कैसे हटाएगा? इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पे हटाएगा। फिर अगर कोई लॉ, कानून के द्वारा हटाया जाता है, या कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया, किसी विदेश में जाकर के तुमने वहां की नागरिकता ले ली है और वहां चले गया तो काम खत्म। कोई क्रिमिनल केस आ गया आपके खिलाफ, कोई करप्ट प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो इसमें जो है हटा दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। किसमें आती हैं? रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत आती है। 1955 के शायद आसपास बना था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी, तो उसी के आधार पर। अनुसूची 11 की बात आती है। अनुसूची 11 में क्या है? इसमें पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कि गांव स्तर पर किस किस काम की जिम्मेदारी होगी उसके बारे में है। कब जोड़ी गई? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, 1992 में जोड़ी गई, 24 अप्रैल से लागू है। इसमें पार्ट 9 में 243 लेके 243 ओ तक आता है, ठीक है। शेड्यूल 11 ऐड की गई। कोर आइडिया क्या था? विकेंद्रीकरण की बात करता है। हमने कहाँ कहाँ पे विकेंद्रीकरण पढ़ा है, आपने खुद देख लिया है। उसके बाद पावर ऑफ विलेज तक देता है। इसमें क्या कुल 29 विषय हैं, विषय ये दिए हुए हैं, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या होता है? नेचर कैसा है? नेचर है इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है,
में सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, खास बात है कि पंचायती राज संस्थाएं किसके अंदर आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। यहाँ का विधि, यहाँ का कानून, यहाँ का जितना भी होगा, यहाँ के चुनाव भी कौन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अनुसूची 12 आती है। इसको कब ऐड किया गया, इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। कब ऐड किया, 1992 में ऐड किया गया, 1993 से लागू हुआ। इसमें क्या है कि वही 243 में क्या है कि पहले तो पार्ट 9A हो जाता है, 243 से लेके 243 जेड तक आता है। ठीक है, इसमें क्या है, कुल 18 विषय हैं। कौन कौन से विषय, ये वाले विषय हैं, इनको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, ज़्यादा बल्क लगे तो मत याद करिएगा। उसके बाद क्या है कि इनका क्या है कि शहरों को भी केंद्रीकृत किया जाए, शक्तियों का। उसके बाद क्या है कि इसके भी सब्जेक्ट जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो चाहे जब चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। एक लाइन में फटाफट एक पेज में हम देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन है कि 1 से 12 तक जो है अनुसूची 1 में क्या है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। 2 में क्या है, उच्च पदों के वेतन भत्ते, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी आदि के बारे में जानकारी है। अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या है, शपथ का प्रतिज्ञान का जो है फॉर्मेट की बात की गई है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों के वितरण की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत भी यही चीज बात की जाती है। उसके बाद अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। राज्यपाल का नियंत्रण होगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है उनको। अनुसूचित 6 में क्या है, उत्तर पूर्व के जनपदीय जनजातीय क्षेत्र जो हैं, जैसे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ की बात की जाती है। स्वायत्त जिला परिषद भी यहाँ पे होती है, इसमें कितने 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या है, 3 सूचियां हैं, शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची में 100 हैं, राज्य सूची में 61 हैं, समवर्ती सूची में 52 हैं। ये चीज कंप्लीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, वहां से सही कर लीजिएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसमें 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है, ये भी याद कर लेना अनुसूची 7 में। 8 में क्या है, 22 भाषाएं हैं, समय समय पर इसमें जोड़ी गई हैं भाषाएं। ठीक है, उनके भी याद कर लीजिएगा। अनुसूची 9 में क्या है, कानूनों का न्याय से बचाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, आईआर कोलियो केस होता है। ठीक है, कोर्ट शील्ड की तरह काम करती है। दल बदल वो है, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 में क्या, दल बदल विरोधी कानून है। 52वां संविधान संशोधन होता है, इसमें 91वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद क्या, अनुसूची 11 में है पंचायती राज, इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुसूची 12 में कितने, 18 विषय से 74वें संविधान संशोधन 1952 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। आप लोग जो है ट्राई करिएगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा। ठीक है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें बची हैं। और बाकी वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो आपने वीडियो पूरा देखा ही होगा।